नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो हिंदू में आर्टिकल्स अच्छे नहीं हैं, तो हम अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हिंदू का एक जो आर्टिकल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे कि पाकिस्तान में अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, तो क्या इंडिया को इस मुश्किल की घड़ियों में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का यूथनेशिया से संबंधित, और सबसे लास्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा आपको ना अनकन्वेंशनल लगेगा। अनकन्वेंशनल क्यों आपको लगेगा, वो तीसरा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन जब डिस्कस करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसे आर्टिकल्स तो आते नहीं, कभी बहुत कम आते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की पाकिस्तान को मुश्किल की घड़ी में मदद से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से, और जीएस पेपर 4 में भी एक टॉपिक है एथिक्स इन आईआर, उस टॉपिक से भी आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो आज पाकिस्तान भयंकर बाढ़ से सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान की 1/3 जो टेरिटरी है वो अभी देखो वहाँ पर बाढ़ है, यानी फ्लड है। तो इस बाढ़ की वजह से 1400 लोगों की डेथ हो गई है और 33 मिलियन यानी 3 करोड़ 30 लाख लोगों की लाइफ में डिसरप्शन आया है, उनकी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई है। बहुत सा फार्मलैंड का हिस्सा अंडर वाटर है, ट्रांसपोर्ट लिंक्स तबाह हो गए हैं, लाखों लाइव स्टॉक यानी पशु मारे गए हैं, और इसके साथ साथ लाखों जो घर हैं वो भी तबाह हो गए हैं। नंबर्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि बाढ़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा भयंकर है। इसके बाद भी कुछ डेटा दिया जाता है, जैसे 6.4 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है, 16 मिलियन बच्चे डिस्ट्रेस में हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ जैसे देखो कोलेरा, डायरिया, ये सब स्प्रेड हो रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का ये सिंध प्रोविंस है, ये बलूचिस्तान, यहाँ पे सिंध में देखो नॉर्मल बारिश से 784% ज़्यादा बारिश हुई है, और सिंध में नॉर्मल बारिश से 500% ज़्यादा बारिश हुई है। इतनी भयंकर आपदा के बावजूद पाकिस्तान में जो सरकार है ना, वो उस तेज़ी से एक्ट नहीं कर पाई है जितना तेज़ी से एक्ट करना चाहिए था। और पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस भी आपस में लड़ रहे हैं, मतलब इतनी भयंकर जहां एक तरफ बाढ़ आई हुई है, बावजूद इसके पॉलिटिशियंस आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनको सत्ता से हटा दिया गया था अपोजिशन पार्टीज़ ने मिल के, लेकिन वो फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। तो पॉलिटिक्स रुक नहीं रही है, जबकि बाढ़ आपदा इतनी भयंकर आई हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कतर गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात की, मतलब इनके जो अधिकारी हैं ना उनसे मुलाकात की, ताकि ये मदद कर सकें पाकिस्तान की इस मुश्किल की घड़ियों में। इसके बाद देखो जहाँ वर्ल्ड बैंक ने एक तरफ 350 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को देने की बात कही, और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 110 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को देने की बात कही। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन ये आता है, इंडिया ने क्या किया है अभी तक पाकिस्तान की मदद करने के लिए। फिलहाल तो देखो प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया था कि वो दुखी है पाकिस्तान में फ्लड्स ने जो तबाही मचाई है वो देखकर। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनाएं प्रकट की थी विक्टिम्स की फैमिलीज़ के लिए, जो इंजर हुए हैं उनके लिए, और जो इस नेचुरल आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में ये भी उम्मीद की थी कि जल्द से जल्द वहाँ पे नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जा सके, मतलब जीवन सामान्य हो जाए। इसके अलावा इंडिया ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह ट्वीट किया था ना, तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि हम सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ जो रोड ट्रैफिक है उसको फिर से रीओपन कर दिया जाए। देखो जब स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर में रिवोक किया गया था ना, तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया था कि हम इंडिया के साथ हर प्रकार के ट्रेड को सस्पेंड करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से, जैसे अमृतसर में वाघा बॉर्डर है, वहाँ से जो थोड़ा बहुत ट्रेड होता था, ट्रक आते जाते थे, वो सारा बंद हो गया था पाकिस्तान सरकार के उस डिसीजन के बाद। लेकिन देखो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला तो सही कि हम सोच रहे हैं रोड ट्रैफिक को रीओपन किया जाए, अभी भी उन्होंने ना इस सिलसिले में कोई डिसीजन नहीं लिया है। अब कितना बेवकूफ़ी भरा ये डिसीजन था पाकिस्तान का, आप सोच के देखिए। पाकिस्तान इंडिया से सामान अभी भी खरीदता है,
लेकिन अमृतसर के वाघा बॉर्डर से सामान नहीं जाता, वो सामान पहले इंडिया से दुबई में जाता है और दुबई से पाकिस्तान में जाता है। अब सोच के देखिए इसका नुकसान किसको होता है। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को ही होता है ना, क्योंकि मान लीजिए फूड है, पहले इंडिया से दुबई में गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान में आया, तो ट्रांसपोर्ट खर्चा ऐड हो जाता है और वो प्रोडक्ट पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को महंगा मिलता है। फिर से देखो उसी क्वेश्चन पे आते हैं, क्या इस मुश्किल की घड़ियों में इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान वैसे देखो हमारा दुश्मन देश है, कई युद्ध इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ चुका है। देखो सबसे पहला आर्गुमेंट तो ये आता है कि पाकिस्तान इंडिया से एड स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, उसका तो पूरा रुतबा पाकिस्तान में इसी वजह से है कि वो इंडिया का डर दिखा के अपने आप की रेलेवेंस बनाए रखते हैं पाकिस्तान में। मतलब उनकी इज्जत इसलिए है कि वो लोगों को बताते हैं कि हम देखो इंडिया से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, ये सारी बातें हैं। तो इंडिया से एड स्वीकार की जाएगी तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री को अच्छा नहीं लगेगा, वो पाकिस्तान की सरकार को बोलेंगे नहीं आप कहीं से भी एड स्वीकार कीजिए, इंडिया से मत कीजिए, इससे हमारी डिग्निटी हर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो इतिहास भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। 2010 में भी हमने पाकिस्तान को एड ऑफर की थी, लेकिन पाकिस्तान ने ना उस समय इंडिया को ह्यूमिलिएट कर दिया था। पाकिस्तान ने ये बोला कि हम इंडिया से डायरेक्टली एड स्वीकार नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने इंडिया से एड तो ली, बट वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ली। तो अब इंडिया को ये लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, पाकिस्तान हमसे मदद मांगे, उससे पहले हम पाकिस्तान को मदद ऑफर करेंगे तो पाकिस्तान फिर मदद लेगा नहीं, दोबारा से इंडिया को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखो राइटर इन आर्ग्यूमेंट्स से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर बोलते हैं देखो जो देश ऑलरेडी बहुत हद तक तबाह हो चुका है इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो ना हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कोई हमसे भीख मांगे तभी हम उसको मदद करें। नहीं, क्योंकि यहां पे ना पाकिस्तान के लोगों की मदद करने की बात है, ना कि पाकिस्तान की सरकार की। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो देखो इंडिया पाकिस्तान को मदद दे और पाकिस्तान इनकार कर दे, तो पाकिस्तान के लोगों को भी एहसास हो जाएगा, उनके मन में इंडिया के प्रति थोड़ी मतलब सॉफ्ट पावर पैदा होगी कि इंडिया ने तो हमारी मदद करने की कोशिश की थी, और पाकिस्तान के लोगों की नाराजगी पैदा होगी सरकार के प्रति। क्योंकि आज के समय में पाकिस्तान में नॉर्मल से जो आइटम्स है ना, जैसे टमाटर हैं, वो 500 रुपये किलो बिक रहे हैं पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से देखें तो, और प्याज भी पाकिस्तानी रुपीस 400 पर किलो। इतनी ज़्यादा महंगाई आ चुकी है, फूड आइटम्स की शॉर्टेज हो चुकी है। तो इंडिया मदद करेगा तो पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब जैसे मैं आपको अफगानिस्तान का एग्जांपल देता हूं, आज के समय में देखो वहां पे ना पहले अफगानिस्तान सरकार का रूल था, अब तालिबान का रूल आ चुका है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग पहले की तरह इंडिया को पसंद करते हैं। इंडिया की मूवीज, इंडिया के क्रिकेटर्स, उन सबको अफगानिस्तान के लोग पसंद करते हैं। तो अफगानिस्तान में ना इंडिया की सॉफ्ट पावर है। उसी प्रकार से अगर इंडिया पाकिस्तान की मदद करेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक इतना काम से इंडिया की सॉफ्ट पावर जनरेट हो जाएगी, बट फिर भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। इसलिए इंडिया को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। ये तो पहला सिनेरियो है कि पाकिस्तान मदद एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि पाकिस्तान पहले की तरह ये बोले कि हम इंडिया से मदद तो ले लेंगे, लेकिन वो मदद आनी चाहिए, इंडिया दे दे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक या दूसरे डोनर्स को, और हम वहां से ले लेंगे, उनसे ले लेंगे, यूएन से, वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से, डायरेक्टली इंडिया से नहीं लेंगे। तो देखो ये भी इंडिया के लिए कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के नज़रिए से मत देखिए, वैसे भी इंडिया एक बड़ा सुपर पावर बनना चाहता है, और अगर इंडिया का पड़ोसी देश जहाँ पे अभी इतनी मुसीबत चल रही है, इंडिया उसको मदद नहीं कर रहा है, तो ये इंडिया के लिए भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि इंडिया इन चीज़ों के लिए जाना जाता है कि नेबरहुड में जो भी होता है इंडिया सबसे पहले मदद करने के लिए पहुँचता है। मान लीजिए दुनिया भर से एड आ गई, इंडिया ने कुछ नहीं किया, तो ये इंडिया की इमेज के लिए भी सही नहीं है। लास्ट में राइटर बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे डोनर्स की, जो पाकिस्तान को असिस्ट कर दें। तो इंडिया के लिए ये ऑकवर्ड साबित होगा उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना। तो इंडिया को देखो एज ए मेजर रीजनल प्लेयर इन साउथ एशिया जल्दी से एक्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान की मदद, पाकिस्तान के लोगों की कहिए, पाकिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए इन डिस्ट्रेसिंग मूवमेंट्स में।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यूथनेशिया से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? काफ़ी फेमस फ्रेंच फिल्म मेकर हैं जीन लुक गुडार्ड। इनकी डेथ हो गई असिस्टेड सुसाइड से, यानी यूथनेशिया से। स्विस लॉ के अंतर्गत असिस्टेड सुसाइड अलाउड है अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब फिजिशियन और ऑर्गेनाइजेशंस को ये अलाउड है कि वो सुसाइड में असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड अंडर मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कोई सेल्फिश मोटिव इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब देखो बेसिक्स की हम बात करते हैं। यूथनेशिया, जिसे मर्सी किलिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है और बहुत पेन भी हो रहा है, ठीक होने की संभावना बहुत कम है। अब वो पर्सन कहता है कि आप मुझे पेनलेस डेथ दे दीजिए, मर्सी किलिंग दे दीजिए, कि मुझे तो वैसे भी ठीक नहीं होना है, तो मुझे आप मार दीजिए ताकि मेरा जो पेन है, सफरिंग है, वो ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ को कहते हैं यूथनेशिया। अब ये दो टाइप की होती है, एक एक्टिव यूथनेशिया, एक पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया मतलब जैसे देखो कोई पर्सन है, सफ़र कर रहा है पेन से, अगर वो डॉक्टर को बोलता है कि आप मुझे यूथनेशिया दे दीजिए, तो डॉक्टर कोई इंजेक्शन दे देता है, कोई टेबलेट दे देता है, जिसकी वजह से आधे घंटे के अंदर अंदर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये है एक्टिव यूथनेशिया। इसमें डॉक्टर कोई एक्शन ले रहा है, टेबलेट दी या फिर इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से तुरंत मौत हो गई पेशेंट की और पेन खत्म हो गया। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, जैसे डॉक्टर को पता है ये टेबलेट डेली लेनी है, अदरवाइज पेशेंट की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो डॉक्टर वो टेबलेट देना बंद कर देता है। मतलब जो लाइफ सपोर्ट की ड्रग थी वो डॉक्टर ने देनी बंद कर दी, धीरे धीरे पेशेंट की डेथ हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 30 दिनों के अंदर अंदर। इसमें पेन तुरंत खत्म नहीं होता पैसिव यूथनेशिया में, क्योंकि डॉक्टर ने कोई टेबलेट वगैरह नहीं दी है। हालांकि जिस टेबलेट की जरूरत थी जिंदा रहने के लिए, मतलब सेहत को थोड़ा ठीक रखने के लिए, वो टेबलेट देनी बंद हो गई, जिसकी वजह से हेल्थ और ज़्यादा खराब होती गई। पैसिव यूथनेशिया को देखो नेगेटिव यूथनेशिया या फिर नॉन एग्रेसिव यूथनेशिया भी कहते हैं, और एक्टिव यूथनेशिया को पॉजिटिव यूथनेशिया और एग्रेसिव यूथनेशिया भी कहते हैं। हमारे देश में देखो पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस के अंतर्गत, जैसे एक एडवांस डायरेक्टिव या फिर लिविंग विल का कंसेप्ट है कि कोई पर्सन जो अभी यूथनेशिया का शिकार है लेकिन पहले ठीक था, वो लिविंग विल छोड़ के गया है कि कल को मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाता हूं कि मैं अपनी लाइफ से संबंधित डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहा हूं, तो उस समय मेरे साथ ये किया जाए। ऐसा पेशेंट पहले से बोल के गया है, कोई विल छोड़ के गया है कि मेरी सेहत के साथ क्या किया जाए, जब मैं इतना बीमार हो जाऊं, मैं उस स्टेट में ना रहूं कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि मेरी बॉडी के साथ क्या किया जाए। अगर देखो यूथनेशिया के पक्ष में पॉइंट्स की बात करें, सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले एंड ऑफ पेन। मतलब कोई पर्सन जो ठीक नहीं हो सकता, पता है टर्मिनली इल है, जिस डिजीज से वो सफ़र कर रहा है, इलाज नहीं है उसका, उसको वैसे भी मरना है, अगर जल्दी मर जाएगा तो पेन कम होगा। दूसरा, रिस्पेक्टिंग पर्सनस चॉइस। अब देखो राइट टू लाइफ है हमारे देश में जैसे सिटीजन्स के पास में, तो राइट टू डाई भी होना चाहिए, क्योंकि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का अधिकार है। अगर कोई पर्सन अपनी डिग्निटी के साथ जी नहीं पा रहा है तो फिर उसको मरने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर अदर्स। जैसे इंडिया जैसे जो देश हैं, वो देखो वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है। अब मान लीजिए कोई पर्सन टर्मिनली इल है, ठीक नहीं हो सकता, अब उसने एक बेड तो रोक रखा है ना, लेकिन कोई और पेशेंट ऐसा हो सकता है कि जिसको समय रहते बेड मिल गया तो वो ठीक हो सकता है। तो आप बताइए, एक तरफ एक ऐसा पर्सन है जो ठीक नहीं हो सकता जिसके पास बेड है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा पर्सन है जो ठीक हो सकता है अगर उसको बेड मिल जाए तो ये डायलेमा नहीं है? तो यूथनेशिया अलाउड होता है तो फिर दूसरों को ट्रीटमेंट मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है एड्रेसिंग मेंटल एगनी। अब देखो कोई पेशेंट है, उसके रिश्तेदारों को भी तो बहुत ज़्यादा मेंटल पीड़ा होती है ना, जब पेशेंट इतना ज़्यादा बीमार होता है। तो अगर पेशेंट यूथनेशिया को स्वीकार करता है
तो रिलेटिव्स की जो मेंटल एगनी है वो एड्रेस हो जाएगी, उनकी मानसिक पीड़ा खत्म हो जाएगी। अब इश्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहला इशू है मेडिकल एथिक्स। देखो मेडिकल एथिक्स तो ये बोलता है आप पेशेंट को आसान बढ़िया से केयर दो, उनके जो भी डिजीज़ हैं उनको हील करने की कोशिश करो और अंत तक प्रयास करते रहो। लेकिन यूथनेशिया देना यानी खुद से डॉक्टर्स के द्वारा मौत देना, ये तो मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़, किसी की लाइफ लेना, ये भी देखो आप एथिकली और मोरली इसे कभी सही नहीं ठहरा सकते। मतलब एक इंसान की जान लेना, बेशक वो बीमार हो। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार से यूथनेशिया ज़्यादा होने लगेगा, खास करके एक्टिव यूथनेशिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर ना ये लाइबिलिटी आ जाएगी कि जैसे बाकी लोग यूथनेशिया ले रहे हैं, हम भी यूथनेशिया ले लें। कुछ डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर तो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यूथनेशिया के लिए ऑप्ट करने का। सुसाइड वर्सेज यूथनेशिया, जब देखो सुसाइड अलाउड नहीं है तो यूथनेशिया कैसे अलाउड हो सकता है। और चमत्कार तो देखो हमेशा होते हैं, हमारे देश में बहुत से चमत्कार हुए हैं। जैसे अब ये तो मूवी है मुन्ना भाई MBBS में आनंद, जो ये पेशेंट थे, ये सब्जेक्ट थे, लास्ट में इनको भी होश आ गया था। चलो ये तो मूवी का पार्ट है। अक्सर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था लेकिन पेशेंट उसके बाद ठीक हो गया। तो चमत्कार तो देखो होते हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये बोला जाता है, देखो लाइफ और डेथ के जो क्वेश्चंस हैं ना वो हमेशा सेंसिटिव रहेंगे। अगर यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया जाता है तो इस प्रोविज़न के मिसयूज़ का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कोई पर्सन बीमार हो गया, जानबूझ के रिश्तेदार को लगेगा कि अगर पेशेंट मर गया तो प्रॉपर्टी हमारे हाथ में लग जाएगी, तो वो डॉक्टर्स के साथ मिलके यूथनेशिया दे सकते हैं पेशेंट को। मतलब मिसयूज़ का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन एकमात्र ये है, प्रॉपर और इन्फॉर्म्ड लाज लाए जाएं, लाज स्ट्रिक्ट हों ताकि यूथनेशिया के मिसयूज़ ना हो। लेकिन जो लोग जेन्युइनली इसे ऑप्ट करना चाहते हैं, अपनी पेन एंड सफरिंग को कम करना चाहते हैं, तो वो कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूथनेशिया से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के इनाग्रेशन से संबंधित है। देखो राइटर ना अपने विचारों को इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, आपको लगेगा कि जैसे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आमतौर पर ना इस प्रकार से हमारे महान लीडर्स के बारे में विचार हम सुनते नहीं हैं। लेकिन आप इस आर्टिकल को उस सेंस में मत लीजिएगा, मतलब हमारे एग्जाम के सेंस में लीजिएगा। बिल्कुल जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है गांधी और सुभाष चंद्र के विचारों के में डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों की आइडियोलॉजी किस प्रकार से अलग थी, तो उस सेंस में लीजिएगा इस आर्टिकल को आप। कंटेक्स्ट आपको पता है, न्यू दिल्ली में हाल ही में पिछले हफ्ते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू का इनाग्रेशन हुआ इंडिया गेट पर। पहले यहाँ पे जॉर्ज 5 का स्टैचू था, तो बोला गया एक प्रकार से ये डीकोलोनाइजेशन है, मतलब कोलोनाइजेशन के कारण जॉर्ज 5 का वहाँ पे स्टैचू था जिसे हटा के अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगा दिया गया है। अब देखो सरकार चाहती तो वहाँ पे महात्मा गांधी का भी स्टैचू लगा सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। देखो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों ने इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बट गांधी ज़्यादा फेमस हुए। गांधी की फॉलोइंग भी दूसरे देशों में भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने स्लेव्स के लिए, ब्लैक्स के लिए आवाज़ उठाई यूएस में, उन्होंने कहा कि मैं गांधी को फॉलो करता हूँ। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जिन्होंने, साउथ अफ्रीका के वाइट्स की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे रंग भेद करती थी, उस सरकार के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। 27 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में बंद रहे, तो उन्होंने भी कहा मैं गांधी को फॉलो करता हूँ, गांधी के तौर तरीकों को मैंने फॉलो किया अपने आंदोलन में। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी बोला गया और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीकन गांधी बोला गया। दोनों कामयाब रहे अपने लोगों के लिबरेशन में, मतलब दोनों लीडर्स ने, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ने अपने अपने लोगों को आज़ाद करवाया महात्मा गांधी के आइडियल्स एंड टैक्टिक्स को फॉलो करके। लेकिन देखो इसके विपरीत जो सुभाष चंद्र बोस है ना, उनकी ग्लोबल इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि वो हिटलर और जैपनीज़ इंपीरियल आर्मी के साथ में एसोसिएट हो गए भारत को आज़ाद करवाने के लिए। इन्होंने देखो हिटलर ने और जैपनीज़ इंपीरियल आर्मी ने ना बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। हिटलर ने तो 60 लाख ज्यूज़ की हत्या करवा दी थी। जैपनीज़ इंपीरियल आर्मी ने चाइनीज़
नेशनल्स के ऊपर, मतलब चाइनीज़ लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए। इवन देखो सुभाष चंद्र बोस ने क्रिटिसाइज नहीं किया हिटलर को, जो हिटलर ने ज्यूज़ के साथ में किया। हालांकि उनके कुछ समर्थक जो हैं वो शुरुआत में यानी 1930s में हिटलर के क्रिटिसिज्म को कोट करते हैं, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। जब ये सब चल रहा था, हिटलर ज्यूज़ की हत्याएं करवा रहे थे, तो उस समय बोस ने हिटलर को क्रिटिसाइज नहीं किया था। वो हिटलर के साथ एसोसिएट हुए थे, उनकी सपोर्ट वो प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के अनुसार ये जो ब्रिटिश सरकार है इंडिया में, वो फासिस्ट रजीम से भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे भी ज़्यादा बेकार है। इवन देखो जापानीज इंपीरियल आर्मी ने ना चाइना में रेप ऑफ नैनकिंग किया, मतलब एक जगह है चाइना में, वहाँ पे ना 2 लाख लोगों की हत्याएं की थी, 20,000 महिलाओं का रेप किया गया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था जापानीज इंपीरियल आर्मी के द्वारा। इवन इसको भी क्रिटिसाइज नहीं किया गया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस लिबरल डेमोक्रेसी को हेट करने लगे थे। वो चाहते थे इंडिया बने, उसमें फासिज्म और कम्युनिज्म के एलिमेंट्स हों। ये विजन देखो काफ़ी टेरिफाइंग था। टेरिफाइंग इसलिए, जैसे देखो यूएसएसआर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के द्वारा टोटलिटेरियन रेजीम कहा गया है। टोटलिटेरियन रेजीम एक ऐसा रेजीम जो सिटीजन्स की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। टोटलिटेरियन रेजीम में पावर सेंट्रलाइज होती है और जनता को बोला जाता है आपके पास कोई राइट नहीं है, बस आप स्टेट की बात मानिए। तो कम्युनिज्म और फासिज्म के एलिमेंट्स होते अगर सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से इंडिया आज़ादी प्राप्त करता। देखो इसलिए तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि अक्सर ऐसे आर्टिकल्स हम नहीं पढ़ते हैं या फिर देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे महान लीडर्स को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन आप उसे एग्ज़ाम के सेंस में लीजिएगा आर्टिकल को, कि गांधी और बोस के विचारों में किस प्रकार से डिफरेंस था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, देखो बोस को ना ये लगता था कि अभी जापानीज इंपीरियल आर्मी के साथ लड़ना चाहिए, और एक बार जापानीज इंपीरियल आर्मी इंडिया पर कब्जा कर लेगी तो वो इंडिया को मुझे सौंप देगी रूल करने के लिए। लेकिन ना ये उनकी सिर्फ एक फैंटेसी थी, क्योंकि जापानीज इंपीरियल आर्मी ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर इन्वेजन किया, आक्रमण किया, और सुभाष चंद्र बोस को अलाउ किया कि आप यहाँ पर इंडियन फ्लैग रेज करिए। लेकिन ना उन्होंने इन आइलैंड्स को, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ना बहुत ज़्यादा क्रूरता से रूल किया कि लोकल्स भी हैरान हो गए, ये तो ब्रिटिश आर्मी से भी खतरनाक रूलर हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं ना उनसे भी ज़्यादा क्रूरता से रूल कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा हुआ कि ये जापानीज हार गए थे और बोस का प्लान फेल हो गया, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत हो जाती अगर जापानीज इंपीरियल आर्मी इंडिया पर कब्जा कर लेती। बाद में देखो बोस ने अपनी डेथ के बाद रॉयल इंडियन नेवी के रिवोल्ट को इंस्पायर किया 1946 में। नेहरू के वो प्रतिद्वंदी थे, बावजूद इसके नेहरू ने बोस के पेट्रियोटिज्म को प्रेस किया आईएनए ट्रायल्स के दौरान। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि लीडर्स की ना कुछ गलत चीज़ें हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे विंस्टन चर्चिल का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो इंग्लिशमैन हैं वो विंस्टन चर्चिल की बहुत तारीफ करते हैं उनकी लीडरशिप के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई, अच्छी अच्छी स्पीचेस दी थी, जनता को मोबिलाइज किया था, जनता में मोटिवेशन भरा था, आर्मी को अच्छे से लीड किया था उन्होंने। लेकिन देखो विंस्टन चर्चिल रेसिस्ट थे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन पे आरोप भी उन पर लगते हैं। तो ये सब चीज़ें ना इंग्लिशमैन भूल जाते हैं। उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का फासिज्म के साथ जो लगाव था वो भी हम भूल गए हैं। लेकिन देखो जो चीज़ें बोस की सबसे ज़्यादा अच्छी थी ना वो हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए। मतलब ठीक है, चलो फासिज्म के साथ उनका लगाव है, हम भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमें बोस की नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि वो सेकुलरिस्ट थे। उन्होंने अपनी 4 ब्रिगेड्स का नाम किया गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद और अपने ऊपर। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ट्रांसलेट किया एज ए आज़ाद हिंद फौज, जो उर्दू वर्ड्स हैं। इसके अलावा उनके टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं जिसमें एक हिंदू, एक सिख और एक मुस्लिम, शाहनवाज खान। तो हमें बोस की इस लिगेसी को याद रखना चाहिए, वो ज़बरदस्त सेकुलरिस्ट थे। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि देखो इंडिया गेट पर ना एक बड़ा स्टैचू बनाया जाए महात्मा गांधी का, जो सुभाष चंद्र बोस से बड़ा हो।
इसके अलावा दूसरे जो महान लीडर्स जिन्होंने अपना योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में, उनके स्टैचूज भी बनवाए जाएं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हों या फिर ना हों, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं याद कर सके कि हमारे महान लीडर्स ने किस प्रकार से कुर्बानियाँ दी देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बोस के विचारों से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।